मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि क्लास 11वीं के लिए हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना। जो हमारा टॉपिक क्या है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप परमाणु की संरचना के बाद आप जानते भी हैं कि इसके बारे में आपने क्या पढ़ लिया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया है। तो शायद आप परमाणु के बारे में, एटम के बारे में जान गए हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से जान गए हैं। साथ ही क्लास 9th के बारे में, क्लास 9th में बड़ा अच्छे तरह से भी समझाया गया है परमाणु क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि बहुत सारे हमारे भारतीय दार्शनिक भी थे, भारतीय दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने 400 ईस्वी में ही एटम के बारे में जान चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा था, हमारे भारतीय दार्शनिक कौन कौन, भारतीय दार्शनिक प्लस यूनानी दार्शनिक, ये दोनों लोगों ने कहा था कि जो पदार्थ है, यानी कि पदार्थ आप तो जानते हो, मैटर को आप डिवाइड करते रहो और अंतिम में एटम प्राप्त होगा। यानी कि मैटर को डिवाइड करो, जितना ही मैटर को डिवाइड करोगे, मैटर को जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एटम प्राप्त होगा। ये समझ जाइए, क्या प्राप्त होगा, एटम प्राप्त होगा। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर ऑफ एटम सुधार कर लेंगे। भारतीय प्लस यूनानी, मैटर को डिवाइड करते गए और अंतिम में क्या पाए कि एटम होता है। और एटम जो है ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है। एटोमियो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, एटोमियो शब्द से बना है। और एटोमियो का अर्थ क्या होता है, एटोमियो का अर्थ होता है नॉन कटेबल, जिसे काटा न जा सके, यह अनकटेबल। देखिएगा, ये 400 ईसा पूर्व में ही मैटर, एटम के बारे में पता चल चुका था। तो क्या पता चल चुका था कि मैटर को आप डिवाइड करोगे तो परमाणु में, एटम में प्राप्त करोगे। और एटम जो है एटोमियो शब्द से बना है, और एटोमियो शब्द का अर्थ क्या होता है, अनकटेबल, न काटा जा सकेगा, न काटे जाने वाला। अनकटेबल माने न काटे जाने वाला। इसका अर्थ क्या होगा, न काटे जाने वाला। देखिएगा, ये हमारे भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक ने इस पे चर्चा कर चुका था। इसके अनकटेबल का मतलब होगा ना डिविजिबल या अनडिविजिबल, जिसे हम लोग क्या कर सके, विभाज्य न कर सके, नॉन डिविजिबल। देखिएगा क्या, नॉन डिविजिबल, जिसे हमें क्या कर सके, जिसे बांटे, नॉन डिविजिबल, अविभाज्य। नॉन डिविजिबल माने अविभाज्य, यानी कि ये अविभाज्य। ये तो हमारे भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक ने इस पे चर्चा कर चुका था। आप एक चीज और आपको बता दें कि 1808 में, आप तो ये जान गए कि भारतीय दार्शनिक 400 ईसा पूर्व में मैटर को कह दिया था कि मैटर को आप डिवाइड करोगे तो एटम में प्राप्त कर सकते होगे। और एटम जो है, तो आपने देखा कि मैटर, हमारे भारतीय यूनानी दार्शनिक ने 400 वर्ष पूर्व ही मैटर को कहा कि मैटर को आप डिवाइड करते जाओ तो एटम में बटेगा। और एटम ग्रीक भाषा शब्द एटोमियो से बना हुआ है। यानी देखिएगा, ये शब्द कैसे बना हुआ है, ये कौन सा भाषा है, ये जो भाषा है ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है।
और जिसका अर्थ क्या होता है अनकेटेबल, न काटे जाने वाला। और ये इसका अर्थ नॉन इंडिविजुअल, अविभाज्य है। और 1808 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे जॉन डाल्टन, इसके बारे में भी आप क्लास 9 के में पढ़ चुके हैं। जॉन डाल्टन, देखिए जॉन डाल्टन का जो नियम आया, प्रमाण सिद्धांत आया, वो ज्यादा फोकस किस पे डाला, फोकस डाला स्थिर अनुपात के नियम को तो अच्छे तरह से समझा चुका था। जो ये सिद्धांत आया था, इस सिद्धांत पे स्थिर अनुपात के नियम को अच्छा से समझा चुका। लेकिन एक चीज है, आप जानते हो कि अगर रेशम है, रेशम को रगड़ोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब बताइए, यानी कि रेशम पर फर घिसने से आवेश जब उत्पत्ति होता है, अर्थात अब तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, अगर हम इसको आवेश कह दें कि आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात कि आपका जॉन डाल्टन नियम था वो यहाँ फेल खा रहा है। क्या कर रहा है? जॉन डाल्टन जो नियम है वो फेल खा रहा है। बाद में देखिएगा 20वीं शताब्दी में, अब देखिएगा आगे बढ़ते जाते हैं, 20वीं शताब्दी में हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद एटम को क्या किया, एटम कहा कि एटम में कुछ फंडामेंटल पार्ट होंगे। एटम में क्या होंगे? फंडामेंटल पार्ट, जो हमेशा पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। और वो पार्ट कौन सा होते हैं, उनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये नाम रख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए, 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैज्ञानिकों की खोज करने के बाद ये चलाया और कुछ पार्टिकल, अन्य पार्टिकल भी खोजे गए। फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है ऐसा पार्टिकल जो हमेशा अवेलेबल रहे किसी एटम में। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, पाया जाता है। तो ये आपका एक तरह से क्लास 9th में आप पढ़े हो इसको, तो इसको जरा आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नोट करेंगे आप लोग? नोट करें? हाँ, मिटा देते हैं हम इसको। आप नोट करने के बाद आपकी कॉपी में ऐसा होना चाहिए। नोट्स जो भी बनाएंगे ये आपको रहेंगे कि आपको भविष्य में काम है। मिटाते हैं हम इसको। आइए हम लोग अब बात ही कर देते हैं फंडामेंटल पार्ट। इतना तो आप लोग पढ़ चुके हो। फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात ही कर लेते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ा कि जो परमाणविक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन पढ़ा। प्रोटॉन के बारे में जाना, और साथ ही साथ आपने एक चीज और जाना, न्यूट्रॉन। तो हम लोग आज पहले क्लास में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा, एक 1830 में माइकल फैराडे, देखिएगा बड़ा दिलचस्प है माइकल फैराडे का प्रयोग। 1800 जो है कि 30 में माइकल फैराडे ने अनेक प्रयोग किया। तो प्रयोग में उन्होंने देखिएगा 1830 में प्रयोग करने के बाद 1830 से 1850 बड़े फेमस साइंटिस्ट, केमिस्ट कहे कि सर माइकल फैराडे हैं जिन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे प्रयोग किया और जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि हम कहें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ऐसा चीज लाया कि कहा इलेक्ट्रॉन है। तो आइए हम लोग थोड़ा प्रयोग करते हैं। उसके बाद माइकल फैराडे और विशेषकर अन्य जो भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैथोड किरण नलिकाएं खोज की, उनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं।
कैथोड रेज की खोज, कैथोड रेज के बारे में चलते हैं। कैथोड रेज कैसे खोज की गई इसके बारे में हमारे माइकल सर ने, फैराडे सर ने एक प्रयोग किया। प्रयोग में एक नलिका लिया, विसर्जन नालिका जिसे हम लोग बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसा एक ट्यूब लिया, देखिए, और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड मेटल का लगाया। यहां इलेक्ट्रोड आप तो जानते ही हैं, नहीं जाएंगे सेकेंड ईयर में आपको अच्छा से बताएगा। 2 इलेक्ट्रोड लगाया और इसमें से गैस निकालने के लिए निर्वात पैप लगा दिया। क्या लगा दिया? निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप लगाया, देखिएगा, निर्वात पंप लगा दिया। और जो इसमें का जो ऐसे देखिएगा, इस इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज, किसे हाई वोल्टेज, नियर अबाउट हाई वोल्टेज बोले तो 1000 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ दिया, हाई वोल्टेज कर दिया, हाई वोल्टेज दिया। और जो इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब है, विसर्जन नालिका है, इस विसर्जन नालिका को इन्होंने जो प्रेशर रखा 10⁻³ mmHg रखा। यानी कि जो विसर्जन नालिका, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर रखा 10⁻³ mmHg। इसका मतलब यही आप समझ सकते हो, 10⁻³ mmHg का मतलब कि उसमें से सारे गैस को निकाल दिया। ऐसा नहीं है गैस सारे सब निकाल दिया, कुछ उसमें वहां पे गैस उन्होंने रखा, ऐसा नहीं है सारे गैस को निकाल दिया, देखिएगा। और इसको कैथोड नाम दिया। क्या नाम दिया? कैथोड। इसका नाम दिया इन्होंने एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड एक कैथोड हुआ और एनोड हुआ। कैथोड को यहाँ हमने निगेटिव से दर्शाया और जो एनोड है वो पॉजिटिव से दर्शाया। देखिए, इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव एनोड, ये पॉजिटिव एनोड। निगेटिव एनोड को क्या किया? कैथोड का। निगेटिव एनोड को क्या कहा? कैथोड कहा। पॉजिटिव एनोड को उन्होंने, पॉजिटिव को कहा एनोड कहा। हाई वोल्टेज से इसमें डाला और इसमें एक चीज किया, थोड़ा एक और काम किया। ये जो एनोड को है जगह जगह होल कर दिया, छिद्र कर दिया। छिद्र करने के बाद इसमें जो है कि जब वोल्टेज दिया गया तो यहां से इस कैथोड से कुछ पार्ट यानी कि नॉन डिविजिबल, यानी कि दिखाई देने वाला नहीं। कैसा? दिखाई देने वाला नहीं। यहां से कुछ ऐसे कण निकले जो दिखाई नहीं देते और ये कण एनोड की ओर जाते गए, चले गए। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये काम किया यहां पे, यह देखिएगा, इस विसर्जन नालिका की एक तरफ क्या किया, जिंक सल्फाइड का एक प्रदीप्त अस्प्रदीप्त पदार्थ का लेप लगा दिया और देखा जब आपने इनके 10⁻³ mmHg प्रेशर कर दिया है तो ये इधर चमक रही है। यानी कि कैथोड से जाते हुए कोई कण किधर जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ रेज जा रही है, जो कण जा रही है, किधर जा रही है? एनोड की ओर। और एनोड की ओर जो जिंक सल्फाइड का लगा हुआ है स्पर्धित या प्रदीप्त, वो चमक उठता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये रेज इधर जा रही है, किधर जा रही है? कैथोड से एनोड की ओर जो रेज जा रही है, इस रेज का नाम क्या रख दिया गया? कैथोड रेज। क्या नाम रख दिया गया? कैथोड। अब देखिए, यहाँ आपको कैथोड रेज पता चल गया कि कैथोड रेज रख दिया गया। और ये कैथोड रेज किधर गया? आपने जिंक सल्फाइड का, किसका? जिंक सल्फाइड का, ZnS का लेप लगाया और जिसके वजह से
क्या हुए, जिंक सल्फाइड क्या है, एक अस्फुटित पदार्थ है और एनोड के पीछे लगा है, चमकने लगा, यानी कि कोई ना कोई रेज है और रेज क्या कर रही है, एनोड से जाके एनोड के पीछे लगा हुआ है जिंक सल्फाइड को प्रदीप्त कर दे रही है, अर्थात इसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। क्या नाम रख दिया गया, कैथोड। देखिएगा, कैथोड रेज नाम रख दिया गया। और ये कैथोड रेज को कहा गया कि जो कैथोड रेज है वो निगेटिव से बना हुआ है, यानी कि निगेटिव की तरफ से जा रहा था, निगेटिव से बना हुआ है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। एक चीज आपको बता दें, यहाँ प्लस लगा हुआ है, आप वोल्टेज दे दिए, ये प्लस, कहा इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ चले आओ, इलेक्ट्रॉन मेरे तरफ चले आओ। अब इनके से यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं। अब खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ। और इसमें से ये क्या कर रहे हैं, पीछे जो जिंक सल्फाइड का आपने लेप लगाया हुआ है विसर्जन नलिका में, उसको चमक उत्पन्न कर दे रहे हैं और उसका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज। क्या नाम रखा गया, कैथोड रेज। आप देख लीजिए कि कैथोड रेज नाम रखा गया। तो अगर हम कहे कि चलिए इसको आप बना लेंगे, इस विसर्जन नालिका को जब आप बनाएंगे और विसर्जन नालिका को बनाने के बाद बड़े अच्छे से समझेंगे आप लोग। तो मिटाते हैं हम, चलिए यहां मिटाते हैं, हम इसको नहीं मिटाएंगे, आप नोट्स बनाते जाइएगा। देखा गया क्या देखा गया, जो कैथोड रेज है, यानी कि जो नाम दिया गया कैथोड रेज, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ गमन करते हैं। कैथोड से किधर, एनोड की ओर गमन करते हैं। पाला नोट करेंगे आप लोग, एनोड की तरफ गमन करते हैं। पहला पॉइंट हो गया जो आपने देखा, नोट कर लेंगे। कैथोड रेज क्या होते हैं, कैथोड जो रेज है कैथोड से एनोड की तरफ गमन करते हैं, पहला पॉइंट। और ये किरण क्या होते हैं, स्वयं दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा नंबर, कैथोड रेज दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। कैथोड जो रेज होते हैं, कैथोड रेज स्वयं दिखाई नहीं देते हैं। कब दिखाई दिए, दिखाई नहीं देते हैं, कब दिखाई दिए बताइए, कब दिखाई दिए बेटा बताओ, दिखाई कब दिए, आपने विसर्जन नालिका में जेडएनएस का लेप लगा दिया और लेप लगाने के बाद वो आपके विसर्जन नालिका से टकराए, उसके बाद ये दिखाई देने लगे। कब दिखाई दिए, विसर्जन नालिका में आपने क्या कर दिया, जेडएनएस का लेप लगाया, तब ये दिखाई देने लगा। यानी कि कैथोड रेज स्वयं नहीं दिखाई देता है, टकराने के बाद ये दिखाई देता है। एक चीज और आपको बता दें, इसको मिटाते हैं, नोट कर लेंगे। पहला चीज देखे कि गमन करता है कैथोड से एनोड की, और दूसरा देखे कि वो स्वयं दिखाई नहीं देता है, टकराने के बाद दिखाई देता है। तीसरा देखेंगे, आप यहां पे ये देखिएगा, यहां पे एक कोई पदार्थ रख दिए। जब यहां पे आपने कोई पदार्थ रख दिया और रेज ये इधर चले कैथोड रेज, तो इधर सैंडो इसका पड़ जाता है। जो ये आपने यहाँ पदार्थ रखा उसका यहाँ क्या छाया हो जाता है। इसका मतलब छाया क्या हो जाता है, छाया होने का मतलब क्या होता है बताइए, छाया का मतलब क्या होगा, छाया जब दिखाई देगा तो उसका मतलब जो रेज हैं वो सीधी रेखाएं में चलते हैं। देखिए छाया पड़ गया तो रेज क्या होते हैं, सीधी रेखाएं में चलते हैं। कैथोड रेज, ये आप नोट करेंगे, कैथोड रेज हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधा चलते हैं। किधर, हमेशा सीधा चलते हैं। ये किस प्रयोग से देखे आपने,
एक कोई पदार्थ मेटल रख दिया और यहाँ से इस पे जो रेत पड़ी इसकी वजह से छाया मिलता है, तो ये हमेशा सीधा चलता है। तीसरा नोट करेंगे, कैथोड रेज हमेशा क्या होता है, सीधा चलता है। एक चीज और आपको बता दें, आप पढ़े हैं क्लास 10th में फ्लेमिंग का रूल। जब यार इधर से इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप मैग्नेट यहाँ पे रख दें, देखिएगा यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मैग्नेट प्रॉपर्टीज रख दिया, तो मैग्नेट प्रॉपर्टी वजह से ये इनमें विक्षेपण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आपका एक विक्षेपण उत्पन्न हुआ। अब विक्षेपण उत्पन्न हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा, अब देखिए यहाँ आपने ये प्लस है, यहाँ मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो किधर इधर मुड़ जाते हैं, तो इसे सिद्ध ये होता है। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में एक किरण सीधा गमन तो करती हैं, लेकिन जब रख देते हैं तो ऋणावेशित की तरह व्यवहार करती है। यानी कि ये रेज, चौथा कैथोड रेज क्या करती हैं, कैथोड रेज, आप अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। इलेक्ट्रोड रेज को क्या कर दिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जब फील्ड में रख दिए तो कैसा व्यवहार करते हैं, निगेटिव ऋणात्मक व्यवहार करते हैं, निगेटिव व्यवहार करते हैं। यानी कि जिस तरह ऋणावेशित कण होते हैं उस तरह ये व्यवहार करते हैं। फील्ड न्यूट्रल फील्ड में रखने पर कैसा व्यवहार करते हैं, नेगेटिव कण की तरह व्यवहार करते हैं, नेगेटिव कण की तरह व्यवहार करते हैं। और जब नेगेटिव कण की तरह व्यवहार करते हैं तो इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कण की तरह व्यवहार करते हैं इसलिए इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, ELCTRO, नाम रख दिया गया। ये आप पॉइंट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे पॉइंट कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने पर नेगेटिव कण की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम रख दिया गया। ये आपका रहा, यानी कि आप यानी क्या कह दिया कि कैथोड किरणों को ही आपने इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया गया। अब देखिएगा, आप यहां नोट करेंगे, इसको नोट करें, मिटा दें इसको मिटाते हैं। एक चीज यहां देखिएगा, अब जो है कुछ ऐसे प्रयोग किया गया, कहा गया कि चलिए हम यहाँ कैथोड बदल देते हैं। क्या बदल दें, कैथोड और एनोड को बदल दें। यहाँ आपने क्या कर दिया, कैथोड और एनोड को बदल दिया, और इसमें जो उपस्थित गैस है वो गैस को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। देखिए कि आप गैस को भी बदल दीजिए। क्या कर दें, ये तीनों को बदल दें। भाई हम प्रयोग कर रहे हैं कैथोड, एनोड और गैस, तीनों को बदल दें। और हमें पता क्या चला, पता चला ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज एनोड की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि आप कैथोड, एनोड और गैस को भी अगर आप बदल दें तो भी कैथोड रेज में बदल देने पर कैथोड रेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैथोड रेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये भी नोट कर लेंगे कि कैथोड और एनोड को बदल देने पर कैथोड रेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। अर्थात ये कह रहा है कि आप बदल दे रहे हो, अर्थात देखो इसका मतलब ये हुआ, लिखते जाएंगे कि अर्थात इलेक्ट्रोड व
गैस के प्रकृति पर गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है क्या निर्भर नहीं करता है? कैथोड रेज निर्भर नहीं करता है प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कैथोड रेज। और कैथोड रेज को आपने क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रख दिया आपने? इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना हो गया, आप इतना सीख लिए कि कैथोड रेज की खोज एक विसर्जन नालिका में हुई और एक कैथोड लगाए, एक तरफ एनोड लगाए। कैथोड से एक अदृश्य रेज निकलती है जो एनोड की ओर जाती है, और कैसे हम देखते हैं विसर्जन नालिका में डिस्चार्ज ट्यूब में डीएनएस का एक पार्टिकल हमने लेप लगा दिया, जो यहाँ से जो रेज निकल रही है टकरा कर और चमकने लग रही हैं इससे आप इसमें एक और काम किया कि ये सीधा जो कैथोड रेज होती है सीधा चलती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये निगेटिव कण की तरह व्यवहार करती है। निगेटिव कण की तरह व्यवहार करने के कारण इसका नाम हम लोग क्या रख दिए? इलेक्ट्रॉन रख दिए। और इलेक्ट्रॉन अब देखिए एनोड और कैथोड और गैस को इसमें बदले तो कोई बदल देने पर कैथोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इससे सिद्ध हुआ इलेक्ट्रॉन वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कैथोड रेज। हमेशा कैथोड रेज की क्वालिटी क्या होती है? समान होती है, उसकी प्रकृति पे कोई निर्भर नहीं होता है। बाद में देखिएगा जे थॉमसन का भी बड़ा ही नाम है। बाद में इसी प्रयोग पे जे थॉमसन ने कहा, इसी विसर्जन नालिका का प्रयोग करके जे थॉमसन बड़े अच्छे था साइंटिस्ट थे। जे थॉमसन ये आपको नाम याद होगा, जे थॉमसन। तो ये बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1897 में जो ये कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे से लंबवत थे लागू करके इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच को अनुपात को मापा। क्या किया? यानी कि जे थॉमसन ने E/m इलेक्ट्रॉन और m के आवेशों को उन्होंने क्या किया? मापा। मापने पर उन्होंने E/m का मान निकाला 1.75820 इंटू 10 पर 11 आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कूलम बटे केजी। जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन और उसके मास के अनुपात का क्या आया? 1.75820 प्रयोग द्वारा इन्होंने निकाला। ठीक है। बाद में मिल्किन ये जे थॉमसन का प्रयोग था। बाद में मिल्किन देखिएगा, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, आवेश का मान क्या रखा? आवेश इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान -1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम आवेश जो है मापा। कितना? 10 पे -19। किसने? मिल्किन ने तेल के बूंद पर प्रयोग किया और जो आवेश मान मापा 1.6 10 पे -96। लेकिन आजकल क्या हुआ है? आजकल कुछ इसका बदलाव किया गया, ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ बदलाव कर दिया गया और बदलाव करके 1.602 इंटू 10 पे -19 आ गया, जो अभी प्रयोग है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश। लेकिन मिल्किन ने 1.6 10 पे -19 कूलम ही
मापा था। आपको ई का पता चल गया। यहाँ देखिएगा ई का मान AR मिल्किन, जे थॉमसन ने तो बताया। AR मिल्किन ने कहा कि जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 और हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो निगेटिव होगा, जो कि प्रोटॉन अभी बताया नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ हमेशा निगेटिव होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ई। देखियो एक समीकरण ए और दूसरा समीकरण ए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आवेश निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो, आप एम का मान निकाल सकते हो। यानी कि देखो ई अपने हम अभी निकाले, ये हम 1.75820 × 10⁻11 हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1.6 × 10⁻19 अपन एम इजकल टू 1.75820 × 10⁻11 और m का मान निकाले। m का मान निकाले तो क्या होगा? m बराबर 1.6 10⁻19 बटे, यहाँ से देखें, यहाँ से निकालोगे 1.6 × 10⁻19 कूलम बटे 1.75820 × 10⁻11 क्या C बटे kg। C कट गया, आगे बच गया kg। और इसका जो मान आया है वो मान आया 9.1094 इंटू 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़े, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े। अगले जो वीडियो हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो हम प्रोटॉन के बारे में खोज देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज देखेंगे। यानी कि हमारा जो पहला वीडियो है इसको अच्छे तरह से देखकर और दूसरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएं आपके पास मिल जाए। तब तक आपके लिए धन्यवाद।